नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजिरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी लीडरों की फौज खड़ी करने के बावजूद केजरीवाल से इतनी घबरा गई है कि उन पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है। बीजेपी ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। बीजेपी के सवालों पर आम आदमी पार्टी ने जवाबी हमला भी किया है। पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। वहीं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी दिल्ली के इंतखाबी मैदान में कूद पड़े हैं। आज उन्होंने एक रैली में नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों को निशाने पर लिया। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी एक अकेला शख्स केजरीवाल से इतनी ज्यादा खौफजदा क्यों हो गई है? क्या मोदी मैजिक दिल्ली में खत्म हो गया है? क्या राहुल दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खुद मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा नाजरीन हम इस इशू पर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों से फोन लाइन पर जो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हालात हाजिरा। दिल्ली असेंबली इंतखाब लगातार दिलचस्प होता चला जा रहा है। आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल हिमायत न लेने की कसम खाने के बावजूद कांग्रेस के साथ मिलकर साल 2013 में दिल्ली में सरकार क्यों बनाई गई, इसका है। दूसरा सवाल यह था कि इख्तियार में आने के बाद केजरीवाल ने यह कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ बदउनवानी की जांच करवाएंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह था सवाल नंबर 2। बीजेपी ने तीसरा सवाल यह किया है कि केजरीवाल ने कहा था कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन जब यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान उनकी हिफाजत के लिए तैनात किए गए तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया। और चौथा सवाल यह था कि जब वो वजीर आला का हलफ लेने रामलीला मैदान से गए थे तो वहां मेट्रो से गए और साथ में उनकी वैगनआर कार भी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि केजरीवाल ने खुद कहा था कि लीडरों का प्राइवेट जेट हवाई जहाज से सफर करना ठीक नहीं है, तो जब वो खुद अपनी पार्टी को फंड जनरेट करने के लिए कहीं जाते हैं तो बिजनेस क्लास में क्यों सफर करते हैं। और बीजेपी की जानिब से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए सवालों पर आम आदमी पार्टी ने जवाबी हमला किया है। पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। बीजेपी के पास पूछने के सिवा और कोई भी नया सवाल नहीं है। जिसे हिंदी में कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, और वो भी मरी हुई। मैं भी सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या सवाल उठाने वाले हैं। बीजेपी वाले दोस्तों से इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कुछ तो नया लेके आए ना। देखिए, न्यूज में कुछ तो न्यू होना चाहिए। इतने पुराने और बासे सवाल उठा के कैसे वो करेंगे। पर जब इस तरह के सवाल उठने शुरू हो जाएं तो आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं घबराहट है, कहीं चिंता है। अरुण जेटली को बजट से पहले लाया जा रहा है, दिल्ली का चार्ज दिया जा रहा है, कहीं घबराहट है। इतने मंत्रियों को लाया जा रहा है, कहीं पैनिक है। तो जिसे वो कहते हैं ना, मामला गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है। घबराई हुई है बीजेपी। रही बात सवालों की, हम कहते हैं भाई 5 नहीं, आप 50 सवाल पूछिए। आ जाइए ना मंच पे, किरण बेदी जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, जितने सवाल पूछने हैं उतने पूछें, जितने जवाब चाहिए उतने हों। सारे देश की जनता देख ले, पर्दे के पीछे छुप छुप के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और वो भी बासे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज खुद हमारे ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब हम स्टूडियो में मौजूद हैं। फैसल साहब, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है जो आमतौर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे मुबाहिसा कहा जाता है। मुनाजरे की बात चल रही है कि दोनों आपस में मिलकर बैठकर बात नहीं करते। ये जो 5 सवाल किया गया है, सबसे पहली बात यह है कि क्या उसमें कुछ नया है? देखिए, ये जो बात अभी कह रहे थे योगेंद्र यादव, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो सही कह रहे थे। मैं ये कहूंगा शबाब की जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों के घरों की तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जहां तक यू टर्न का सवाल है और कहना कुछ और करना कुछ का सवाल है, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने ये चीजें नहीं की हैं? मुझे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया जाए कि कल तक आप आर्टिकल 370 की को बंद करने की बात कर रहे थे, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे थे, उसको बिल्कुल खत्म करने की बात कर रहे थे, और जो पार्टी
कश्मीर में उसको नाफिज करवाने के लिए के मुद्दे ही पे बनी पीडीपी, उसके साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो 4 दिन में सरकार बन जाएगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सारी पार्टियां अपनी जरूरत के हिसाब से रंग बदलती रहती हैं, आइडियोलॉजीज में को भी बदलती रहती हैं, अपने वादे भी बदलती रहती हैं, अपने मौके भी बदलती रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कभी मेट्रो ट्रेन से गए थे तो उनको गाड़ी पे चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, बिल्कुल बिला वजह की बात है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी आज जो 5 सवाल आए हैं शुभम, उनमें कोई नई चीज नहीं है और इन सारे सवालात के ऊपर मीडिया ने भी अरविंद केजरीवाल से कई बार जवाब तलब किया हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने यूं भी कई बार इन सारी चीजों का जवाब दिया हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी है कि उन्होंने कसम खाई थी कि कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे और कांग्रेस से सपोर्ट लिया। बीजेपी ने भी 1000 कस्में खाई थी, 1000 लोगों के बारे में कहा था ऐसे लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे पार्टी में, आज सारे उनके साथ हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कुछ नया नहीं है, कई बार ये सवाल पहले भी उठ चुके हैं। कहीं ना कहीं तो क्या आप ये मान के चला जाए कि लगातार जो सर्वे भी बता रहा है कि मकबूलियत बढ़ रही है, चाहे वजीर आला की पसंद के तौर पर या पार्टी के तौर पर, तो बीजेपी इसी से थोड़ी बहुत, जैसा कि कहा जा रहा है कि घबरा गई है और मुकाबला चूंकि काफी सख्त है, इसलिए इस तरह की सियासी पैंतरेबाजी जिसे कहा जाए वो की जा रही है। इसका फायदा कितना होगा पार्टी? देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी हवा है या किसकी हवा नहीं है। ये तो दिल्ली की आवाम फैसला करेगी किसको जिताना है और किसे हराना है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जितनी आसान दिल्ली की लड़ाई लग रही थी वैसी बैटल ऑफ दिल्ली नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत नेक एंड नेक हो गई है। और जिस तरह से आप देखिए कि बीच जिसको कहते हैं जंग में कमांडर को बदलना, और एक बार नहीं 2-2 बार बदलना। पहले ये जब इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई थी तो सतीश उपाध्याय थे और उनके साथ एक कमेटी थी जो इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी, वो लोग थे। उसके बाद लगा कि नहीं ये उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर चार्जेस लग गए, तो फिर किरण बेदी को लाया गया। फिर ये लगने लगा कि नहीं किरण बेदी के आने से पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, पॉलिटिकल आदमी नहीं है, अभी भी आईपीएस अफसर की तरह बिहेव कर रही हैं, लोग उनसे कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग हैं नाराज हैं। तो अब फिर एकदम जंग जब करीब आ गई है तो अब अरुण जेटली को लाया गया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि बीजेपी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ये लोग दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पैनिक है, कहीं ना कहीं घबराहट है, और इसलिए घबराहट है कि अगर दिल्ली हारते हैं तो इसका जो असर है वो बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में ये इसलिए भी कहा गया कि बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जिनकी आबादी कसरत से है, उन इलाकों में उन दोनों के लीडरान को रखा गया है। और जी, अब फैसल साहब, अमानतुल्लाह साहब इस वक्त आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमानतुल्लाह साहब, 5 सवाल आपकी पार्टी से बीजेपी ने किया है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट, हमारे ग्रुप एडिटर बता रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है बीजेपी की तरफ से जो सवाल किया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सवाल में कितना दम है? उसके बाद हम आतिफ रशीद साहब से भी बात करेंगे। आप पहले अमानतुल्लाह साहब, आपका पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? देखिए, ये सब सवाल तो वही हैं जो ये पहले से करते चले आ रहे हैं जी। अब वो गाड़ी की बात करते हैं तो हम पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि हम लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा था कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे जी। और तो ऐसा जो ये सवालात हैं इनके कि वो ट्रेन से गए फिर गाड़ी से आ गए, उन्होंने तो इस तरह के सवालों में क्या रखा है। बात ये करें कि जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई और जिस वादों पर सरकार बनाई उसमें उन्होंने कितने काम किए। तो हम लोगों ने 49 दिन की सरकार चलाई, 49 दिन में जो आवाम से वादे किए थे वो पूरे किए। हमने कहा था कि बिजली के दाम आधे करेंगे, वो किए। हमने कहा था कि पानी मुफ्त देंगे, तो वो पानी मुफ्त दिया। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, तो वो लगाने की हमने उस वक्त में जो है सारे अफसर डरने लगे थे। एमसीडी में काम होने लगा था, और जल बोर्ड में काम होने लगा था, राशन कार्ड ऑफिस में काम होने लगा था, ट्रैफिक पुलिस। आतिफ रशीद साहब जी, हम आपसे बात करेंगे। आतिफ रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। आतिफ साहब, क्या लगता है आपको, ये 5 सवाल जो पहला किया गया आपकी पार्टी की तरफ से, उसे बहुत हल्का बताया जा रहा है, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और मुखालिफ पार्टी भी कह रही है, तो इस तरह का सवाल करके क्या साबित करना चाहती है? इसमें कोई नई बात नहीं है, ये भी कहा गया, आम आदमी पार्टी के लीडर ने भी कहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। जी आतिफ साहब।
जी सईद फैसल साहब, जैसा कि आपने सुना कि तमामतर बात जो है वो कुछ पुरानी नहीं है। 5 सवाल के बाद ये भी इरादा है बीजेपी का कि अगले भी 5 सवाल और किए जाएंगे और वक्त बहुत कम है बीजेपी के पास या किसी भी पार्टी के पास। 7 फरवरी को इलेक्शन होना है, 10 को नतीजा आना है। तो जिस तरह से सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कुछ दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनका दूसरी तरफ ये कहना है कि 2 अच्छे सीएम के कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। तो किस तरह का यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, इसको नजर में रखते हुए कि यहां पर जात पात की सियासत दिल्ली के इंतखाब में नहीं होती है? देखिए, एक बात मैंने शुरू में भी कही कि मुकाबला सख्त है और जितनी आसानी से लोग ये समझ रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 3 महीने पहले राइट ऑफ कर दिए गए थे, लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे, मीडिया में भी उनका ज्यादातर निगेटिव कवरेज हो रहा था, उससे रीगेन किया है। ये बहुत बड़ा रिमार्केबल रीगेन है इनका, अरविंद केजरीवाल का, उनकी पार्टी का। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बताऊं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो अभी मौजूदा सूरत हाल में जितनी पार्टियां हैं उसमें लोगों के परसेप्शन के लेवल पे वो थोड़ी बेहतर दिख रही है कि नहीं, यहां पे कुछ लोग बेहतर हैं। हालांकि उनकी पार्टी पे भी, उनके उम्मीदवारों पे भी तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। इस बार तो ये इल्जाम लगा, मैंने केजरीवाल साहब से खुद भी पूछा था कि भाई पैसे लेकर टिकट बांटने की बात हुई, कुछ जो इस तरह के लोग हैं जिनको टिकट शायद नहीं मिलना चाहिए था, जिनके चेहरे उतने साफ नहीं, उनको भी टिकट मिला। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनके दामन पे खुद कितने दाग हैं। जी बिल्कुल। अगर आप अरविंद केजरीवाल पे इल्जाम लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, बेशक लगाइए, और अगर वहां गलतियां हुई हैं तो बेशक उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं और इसलिए किसी को ये हक नहीं है। जहां तक इस नए मूवमेंट के जरिए आई हुई पार्टी का सवाल है, कहीं ना कहीं मौजूदा सूरत हाल में, आगे इनका क्या हाल होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी ये लगता है कि कदरे बेहतर हैं। ये कहीं ना कहीं अभी दूसरी पार्टियों, उनके उम्मीदवारों, उनकी फिलॉसफी, उनके स्टैंड, उनकी जो हिकमत अमली है उसमें कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बिल्कुल से दिल्ली के इलेक्शन को स्वीप कर जाएगी, ये जीत जाएगी। ये वोटर्स डिसाइड करेंगे कौन जीतता है, कौन हारता है। कहीं ना कहीं पार्टी की फिलॉसफी के लेवल पे और दिल्ली की तरक्की का जो रोड मैप है उसकी हद तक आम आदमी पार्टी को सबकत हासिल होती हुई दिखती है, कुछ एज जरूर दिख रहा है। तो इन दोनों पार्टियों के कतई नजर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी सी सरगर्म नजर आई है। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया और आप ही के शो में खुली बहस में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मीम अफजल ने कहा था कि दावा किया था बल्कि कि चौंकाने वाला नतीजा कांग्रेस की तरफ से आएगा। तो क्या जिस तरह से मीडिया में भी दिखाया जाए मुकाबला से फरीकी मान के चला जाए या फिर 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला है? शबाब, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे ये जरूर कहा है कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी। ये भी हो सकता है कि बहुत बुरा नतीजा आ जाए, बहुत सारे बड़े चेहरे जो कांग्रेस से खड़े हैं वो भी हार जाएं। ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के कुछ सीटों को लेकर के उनकी उम्मीदें हैं कि वो जीतेंगे और उनको, हालांकि ये बोलते नहीं है और ना आम आदमी पार्टी के लोग ये बोलते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो लोग फिर पूरी उम्मीद है कि शायद केजरीवाल साहब को पूरे तौर पे अक्सरियत नहीं मिलेगी और इस बार अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सपोर्ट देना पड़ा तो शायद सपोर्ट देके सरकार बन जाएगी। तब मामला केजरीवाल साहब के ऊपर फंसेगा कि क्या वो इस बार सपोर्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेंगे तो लोग कहेंगे 1 साल पहले क्यों नहीं लिया। तो बहुत अजीब सिचुएशन है और लग ये रहा है कि कहीं इस तरह का नेक एंड नेक कंटेस्ट हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली हो जाए और फिर उसी तरह की सिचुएशन हो जो आज से पहले थी, पिछले असेंबली इलेक्शन में थी। लेकिन बेहतर ये होगा कि जो वोटर्स हैं वो डिसाइसिव वोट करें, जिसके फेवर में करें डिसाइसिव वोट करें, ताकि कोई एक पार्टी अक्सरियत में आकर के सरकार बना सके। आपने लगातार इन सभी पार्टियों के लीडरान, बड़े लीडरान से बात की है। कई कुछ असेंबली हलकों में कुछ पोस्टर्स आम आदमी पार्टी के देखे जा रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप मरकज में हैं, दिल्ली मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह का जो पोस्टर है उसे किस नजरिए से आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट? देखिए, इसमें कोई दम नहीं है और ये भी एक तरफ ये लोग ये कहते हैं, बाद में वो पोस्टर हटाया गया, वो जो उनके इस पे इंटरनेट साइट पे ये था कि मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम, उसको लोगों ने हटा दिया बाद में। लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मसला ये है कि बहुत मैच्योर पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, पार्टी नहीं है। थोड़ी चीजें उनको समझना पड़ेगा। उनके कुछ लीडरान भी कभी ऐसी बात करते हैं जिससे लगता है कि बीजेपी के सब बहुत करीब हो गए, कभी ऐसी बात करते हैं लगता है अपनी पार्टी से अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी वो जो कहते हैं कि वो जो
पार्टी की जो या पॉलिटिकल सिस्टम की जो निटी-ग्रिटी है या जो उसके जो नुआंसेस हैं उसको शायद वो उस तरह से नहीं समझ पाते हैं जो जैसे एक बहुत मंझा हुआ सियासतदान करता है। तो ये चीजें वो सीख जाएंगे। दूसरी तरफ ये कि बीजेपी के साथ वही है कि बीजेपी अभी कुछ कह रही है, कल कुछ कह रही है, परसों कुछ कह रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के खेल में फंसे हुए हैं कि उनको नहीं लग रहा है कि क्या होगा। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है शबाब कि 28 फरवरी को बजट आने वाला है और 7 तारीख को यहां 7 फरवरी को असेंबली का इलेक्शन होना है और जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली वो बजट ना बना करके, बजट की तरफ ध्यान ना देकर के वो 7 फरवरी तक, पूरे 5 फरवरी तक कम से कम वो इलेक्शन के कामों में इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी बहुत हल्के से इस इलेक्शन को नहीं ले रही है। परेशानी है बीजेपी को और अरविंद केजरीवाल इसकी खास वजह है, जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है। दिल्ली के सियासी मंजरनामे पर जो मौजूदा मंजरनामा है इस पर बातचीत जारी रहेगी। स्टूडियो में हमारे ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब मौजूद रहेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमने राहुल गांधी की बात की थी। एक मरतबा फिर राहुल गांधी के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ब्लैक मनी पर सवाल उठाया है। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसकी एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट, विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें, लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मौजूदा सियासी मंजरनामे के। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने दिल्ली के अवामी रैली में ब्लैक मनी पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने कहा था कि उनकी हुकूमत आते ही सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करा देगी। रैली में मौजूद लोगों से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या ये पैसा आपको मिला। राहुल ने आवाम से कहा कि आपको तो अब तक कुछ नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं। वहीं राहुल ने केजरीवाल को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की हुकूमत थी तो केजरीवाल आबरूरेजी, बदनवानी जैसे इश्यूज उठाते नहीं थकते थे, जबकि एनडीए के दौर में 30% क्राइम में इजाफा हो गया है, लेकिन इस पर वो खामोश क्यों है। दिल्ली को आज बीजेपी चला रही है। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण किए थे कि भाई महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम करूंगा। जब हम थे दुनिया में पेट्रोल के दाम $140 का था, आज 40-45 पे पहुंच गया है, मगर वो पैसा आपके जेब में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। काला धन है
करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले। हाँ, मैंने स्टेबल कर दिया। आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है। वैसे साहब 15 लाख रुपए वाली बात भी काफी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लगता है कि ये भी कोई नई बात नहीं है। 10 लाख वाले सूट वाली बात कोई नहीं हो सकती। किस राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं आखिर दिल्ली के अवाम को? राहुल गांधी जाहिर सी बात है कांग्रेस की जो डूबती हुई नाव है उसको किसी तरह से किनारे ले जाने की कोशिश में है। कितने कामयाब होंगे 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक दो बुनियादी मुद्दे जरूर उठाए हैं कि भाई बदउनवानी के नाम पे, औरतों को हिफाजत देने के नाम पे इस तरह की चीजें हुई थी और सरकार को घेरा गया था पूरे तौर पे, और जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार हारी। तो अब जो सरकार आई है उसने क्या किया है, और उसी हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये कहा जा रहा था कि जो ब्लैक मनी है वो वापस लेके आएंगे, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, वो कहां गया। जाहिर सी बात है अभी जो मरकजी सरकार है उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक तरफ तो यह है कि उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उस पर यू टर्न है। अब तो यह भी नहीं कहा जा रहा है कि कितने काला धन है या नहीं है, वो ला पाएंगे ये तो छोड़ दीजिए। अब तो इस बात पे बात नहीं हो रही कि है या नहीं है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी साहब के सूट की चर्चा हर तरफ हो रही है उसको भी उन्होंने सामने किया है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि अच्छा दिन लाएंगे या अच्छा दिन आएगा, इसकी बात हुई थी। अच्छा दिन लोगों का नहीं आया बल्कि भाजपाइयों का आया, ये वो कहना चाह रहे थे। इलेक्शन का जमाना है, इस तरह की बातें, इस तरह के इल्जामात, इस तरह की छींटाकशी हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एक दूसरे पर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वही किया। चलिए अब लौटते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जो सवालात किए हैं, चूंकि इरफानुल्लाह खान साहब आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इस मरतबा उन्हें टिकट नहीं मिला है और बहुत अच्छे तरीके से अपना मौके भी पेश करते हैं पार्टी की तरफ से। 5 सवाल पूछा है। हालांकि सैयद फैसल अली साहब हमारे ग्रुप एडिटर साहब का कहना है और दूसरे भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इरफानुल्लाह खान साहब, योगेंद्र जी का हमने सुना बाइट, आप क्या कहते हैं पार्टी की तरफ से कितना दम है इन 5 सवालों में? इस वक्त हमारे राब्ते में नहीं आ सके हैं और जिस तरह की बातें सैयद फैसल अली साहब लगातार कही जा रही हैं और चूंकि इंतखाब और पोलिंग का वक्त करीब है तो पूरी कोशिश हर पार्टी लगाती है। जाहिर सी बात है जब इलेक्शन होगा उसके बाद ही पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने कितनी ताकत लगाई और कौन कितनी कामयाब हुई। लेकिन पहली बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के इलेक्शन में कुछ अलग हट के, लीग से अलग हट के कुछ देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है लीग से हट करके सिर्फ दिल्ली इलेक्शन नहीं शबाब, पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था तब से ही हिंदुस्तान का इलेक्शनरिंग का जो तरीका है पूरे तौर पे जिस तरह से इंतखाबात होते थे वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हाईफाई इलेक्शन हो गया है। कैंपेनिंग भी बहुत लिमिटेड पीरियड की है लेकिन बहुत इंटेंसिफाइड है। हर तरफ से वाईफाई, हाईफाई और फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लीडर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह की चीजें हुई, और याद रखिएगा ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था वो कुछ इन्हीं सारी चीजों के जरिए कामयाब हुआ था और इन्हीं सारी चीजों के बल पे वो बना था। तो जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और आम आदमी पार्टी उसी से निकली हुई एक पार्टी है। इन लोगों ने उन्हीं सारी चीजों को सामने रख करके इलेक्शन के कैंपेन को भी शुरू किया। और आप देखिए अगर केजरीवाल कुछ ट्वीट करते हैं तो उधर से किरण बेदी कुछ ट्वीट कर रही हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं और इस बीच में इन लोगों ने एक चीज और की है जो बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो घर तक जा रहे हैं, हाउस टू हाउस जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं और लोगों को अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और उनको कम से कम पहचानवा रहे हैं कि हम आपके इलाके के नुमाइंदे हैं, हमसे आप रुजू करें, हमें वोट दें। तो ये एक अच्छी पहल है और मैं इसीलिए कहता हूं वोटर्स के करीब पहुंचने का भी एक जरिया बन गया है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह हुई है कि इलेक्शनियरिंग बहुत साफ शफाफ तरीके से हो रही है। ये हिंदुस्तानी जमहूरी निजाम के लिए बड़ी अच्छी बात है और आप मानिए चाहे ना मानिए इसका जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो नरेंद्र मोदी को जाता है जिस तरह से इलेक्ट्रीफाई किया उन्होंने कैंपेनिंग को, और दूसरा अरविंद केजरीवाल को जाता है जिन्होंने एक नए तरीके की इलेक्शनरिंग को। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के इलेक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए। फैसल अली साहब ने कहा, इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, कि हाईटेक हो गया है लेकिन आम आदमी पार्टी पर 5 मैनुअल सवाल बीजेपी ने डाला है। आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में सुना ही होगा, तकसीम भी किए गए हैं बांट करके। जो 5 सवालात हैं उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? हेलो
जी 5 सवालात किए हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से। ये पहला 5 सवाल है, उसके बाद और भी सवाल आएंगे। उसी में शामिल है जी। देखिए जहाँ तक इन 5 सवालात का आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम आपसे फिर राब्ता कायम करेंगे। हम अपने ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब से जानना चाहेंगे कि जिस तरह के इलेक्शन सिनेरियो की बात यहां पर की जा रही है और काफी वर्षों से आप दिल्ली और हिंदुस्तान से बाहर रहते हुए यहाँ के इलेक्शन पर आपकी नजर रहती है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नए वोटर्स बढ़े हैं, करीब 15 लाख से करोड़ से ज्यादा वोटर्स असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन में थे और इस मरतबा भी काफी नए वोटर्स आए हैं, उनमें कैसा रुझान देखने को मिल रहा है और उनकी तरजीहात का अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है? शबाब, मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि हमारा नौजवान तबका जो आज से 5-7 साल पहले इलेक्शन और पॉलिटिक्स को एक गंदा खेल समझते थे और उनको ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं सफेद खादी पहने हुए जो कपड़े, खादी का जो कुर्ता पजामा पहने हुए लोग हैं, उनका ही काम है और ये बहुत गंदा खेल है, इससे लोगों को दूर होना चाहिए था। और एक वो तबका जो अपने आप को इलीट कहता था, ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स की बात जरूर करते थे लेकिन पॉलिटिक्स में आते नहीं थे और हर तरह की बुराइयों के लिए पॉलिटिशियंस को ही जिम्मेदार ठहराते थे, वो भी कहीं ना कहीं अब पॉलिटिक्स में आ रहा है और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मैं देख रहा था आज की जो कैंपेन हो रही है दिल्ली में, हर जमात के साथ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसकी जो जुलूस होता है, उसके जो लोग होते हैं, उनकी अगुवाई ये नौजवान, ये जो नए लड़के हैं, ये नए वोटर्स हैं, वो कर रहे हैं। और आज की हिंदुस्तान की जमहूरी निजाम में ये नए वोटर्स, आप याद रखिए कि अगर नरेंद्र मोदी इस बार मरकज में जीत करके आए हैं तो कहीं ना कहीं जो नए वोटर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली में भी इनका की बड़ी अहमियत है, इनके वोट की बड़ी अहमियत है और जो भी जमात जीत के आएगी वो इन्हीं के वोट से जीत के आएगी और ये एक अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम के लिए कि हमारा जो नौजवान तबका, जो फ्यूचर है हिंदुस्तान का, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब खवातीन की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात हर पार्टी करती है लेकिन आज एक अखबार ने एक खाका और तजिया छापा है कि बहुत कम खातीन उम्मीदवारों को सभी पार्टियों ने टिकट दिया। तो खातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने की बात चल रही है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है, दूसरी तरफ सियासत में नुमाइंदगी कम हो रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल सही है। इलेक्शन में होता ही है कि विनेबिलिटी का एक जो फैक्टर है, जो बहुत अजीब सी बात है, जिसको हर पार्टी अपने हिसाब से उसको डिफाइन करती है कि विनेबिलिटी यानी जीतने की सलाहियत, ये किसके पास है और किसके पास नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जात पात का इक्वेशन लोग देखते हैं, औरतों को टिकट देना है या मर्द को टिकट देना है, ये इस पर देखते हैं। अभी भी हिंदुस्तान की जमहूरियत उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जहां इन सारी चीजों से उठ करके इलेक्शन के नतीजे और इलेक्शन के कैंडिडेट या इलेक्शनरिंग को आगे बढ़ाया जा सका। बहुत अफसोस की बात है, हम एक तरफ तो 33% औरतों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको अपने जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती 5-10 कैंडिडेट औरतों को टिकट दे सकती थी, आम आदमी भी दे सकती थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए मैं कहता हूं कि एक निजाम पॉलिटिकल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की राय, वो कहें या न कहें, उनकी सोच एक तरह की होती है। उन्हीं में से एक मुद्दा है विमेन्स एम्पावरमेंट का, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी जैसी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही दिख रही है। तो चलिए, कम से कम उम्मीदवारी कम है लेकिन वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा खातून जाएंगे ऐसी उम्मीद है। और जब से किरण बेदी सीएम की उम्मीदवार बनी है, एक नया जोश तो खवातीन में दिल्ली के पैदा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाब साफ शफाफ होगा और काफी से ज्यादा तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होने चला है। हम अपने ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हालात हाज़िरा को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को और इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय-live.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।